नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीरीज चला रहे थे जिसका हमने पहला पार्ट देख लिया। आज हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार का या बैंकिंग क्षेत्र का। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो इसका सही उत्तर है विनिर्माण क्षेत्र का। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, थोड़ा सा इसका डिक्लेरेशन देख लेते हैं। हाँ, ये दे रखा है, विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इस शब्द का प्रयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन दे रखा है आपको, कृषि, सेवा, उद्योग या व्यापार। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है सेवा क्षेत्र। ठीक है, थोड़ा सा डिक्लेरेशन दे रखा है वो देख लेते हैं हम। हाँ, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है, जो देश की समस्त आय का 49% योगदान करता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, दूरसंचार, यातायात आदि की गणना की जाती है, जबकि कृषि का योगदान 18.5% है। शेष आय स्रोत व्यापार और उद्योग से पूरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा दे रखा है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भारत में राष्ट्रीय आय की किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है वर्तमान में। ऑप्शन दे रखा है, कृषि, उद्योग, अवस्थापना या सेवाएं। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है सेवाएं। चलिए थोड़ा सा डिक्लेरेशन देख लेते हैं इसके बारे में। हाँ, ये दे रखा है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का 53.66% योगदान है। दूसरे स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है, जो कि जीडीपी में लगभग 31% योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता है, तत्पश्चात बढ़ता है या तत्पश्चात घटता है, या बढ़ता जाता है या घटता जाता है। आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार में बताना है कि सही आंसर कौन सा है। क्वेश्चन क्या है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश कैसा होता है। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं, डिक्लेरेशन इसके बारे में दे रखा है। हाँ, दे रखा है, देखते हैं क्या दे रखा है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र जैसे कि व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक जायदाद का अंश योगदान बढ़ता जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर छठा है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी कि एनएसएस की स्थापना कब हुई। तो एनएसएस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 1949, 1950, 1951 या 1956। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन दे रखे हैं, 1950, 1951, 1952 या 1956।
तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है 1951। चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इसके बारे में देख रखे हैं, क्या दे रखा है थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। 2 मई 1951 को हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना वर्ष 1970 में की थी। तो कब की थी? 1977 में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से क्या सही है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निबिल राष्ट्रीय उत्पाद है। उत्पादन लागत पर निबिल राष्ट्रीय उत्पाद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। ऑप्शन ए योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, CSO द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां दे रखा है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र या गुजरात। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान या गुजरात। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां है 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया। तो ये किसने निश्चित किया था कि 20 रुपये थी 1968 से 68 में? ऑप्शन दे रखे हैं, MG रनाडे, सर W हंटर ने, RC दत्त ने या दादा भाई नेरोजी ने। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, भारत में सर्वप्रथम 1868 में दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। उन्होंने धन के बहिर्गमन को भारतीय गरीबी एवं उद्योगों के नष्ट होने का मूल कारण बताया था। 1868 में उन्होंने बताया कि इस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक है। फिडले सिराज ने 1911 में 49 रुपये प्रति आय का अनुमान लगाया और डॉक्टर VKRV राव ने 1925 से 1929 तक अवधि के लिए प्रति व्यक्ति आय का है वो 76 रुपये वार्षिक बताई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां, ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या गोविंद रनाडे। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो हम देख चुके हैं, इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग होता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग होता है? ऑप्शन दे रखा है, उत्पत्ति गणना, आय गणना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है
उपयुक्त दोनों, यानी कि उत्पत्ति गणना विधि व आय विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से या जनसंख्या से? तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आय से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में दे रखा है डिक्लेरेशन, क्या दे रखा है वो पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ, भारत में 1950 से लेकर 1980 तक जीडीपी की विकास दर को हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी जाती थी। इस शब्द में हिंदू शब्द का प्रयोग कुछ शुरुआती अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ यह है कि हिंदुओं का भाग्यवाद में विश्वास और किसी भी चीज से संतोष करने की प्रवृत्ति भारत की अर्थव्यवस्था की धीमी गति के लिए जिम्मेदार थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, DR गॉडगिल, PC महालनोबिस, VKRV राव या B नटराजन। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है PC महालनोबिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? ऑप्शन दे रखे हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ने, इसके बाद दे रखा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, नौरोजी व सिराज ने या उपयुक्त सभी ने। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है नौरोजी व सिराज ने। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख रखा है, या देख लेते हैं क्या दे रखा है भैया। हाँ, भारत में ब्रिटिश काल से ही राष्ट्रीय आय की गणना के प्रयास किए जा रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने किया 1868 में, विलियम डिग्बी ने किया 1899 में, फिडले सिराज ने किया 1911 में, 1922 में, फिर 1931 में, फिर शाह व खम्बाटा ने किया 1921 में, VKRV राव ने किया 1925 से लेकर 29 तक, फिर 1930 से लेकर 31 तक, फिर उसके बाद RC देसाई ने 1931 से लेकर 40 तक। आदि शास्त्रियों ने स्वतंत्रता के पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के मापने का प्रयास किया था, परंतु उनकी गणना पद्धति अधिक विकसित नहीं थी तथा उनमें से कुछ तो अनुमान पर ही आधारित थे। प्रारंभिक गणनाओं में इन शास्त्रियों ने जो विधि अपनाई थी उसमें सर्वप्रथम कृषि के कुल उत्पादन का अनुमान किया जाता था और फिर उसमें गैर कृषि क्षेत्र की आय के रूप में कुछ राशि जोड़ दी जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन दे रखा है, परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला या इनमें से ये सभी। तो आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा है। तो ये सभी जो हैं, तीनों के तीनों जो हैं, ये सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, उपयुक्त दोनों के आधार या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया। तो सही आंसर है उपयुक्त दोनों, चालू व स्थिर वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा दे रखा है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, हाँ एक बार इसको देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दो आधारों, चालू मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों के आधार पर की जाती है। जब वस्तुओं की मात्रा में चालू मूल्य मतलब बाजार मूल्य का गुणा करते हैं तो इसे बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय यानी कि NNP/FC वस्तुओं की मात्रा गुणा बाजार मूल्य। आगे देखते हैं, जब राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य का गुणा करके प्राप्त करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय की गणना मूल्य से होने वाले परिवर्तनों के कारण प्रभावित होगी। इस मूल्य वृद्धि
या स्फीतिक प्रभाव को दूर करने के लिए जब राष्ट्रीय आय के पिछले वर्ष के मूल्य के आधार पर व्यक्त करते हैं तो उसे स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंगकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? 1970 से 71, 1980 से 81, 1993 से 94 या 2004 से 5। तो आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा है। तो 2004 से लेकर 5 इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां। हाँ, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। ऑप्शन दे रखे हैं अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बचत की निम्न दरें, अर्ध बेरोजगारी या मुद्रास्फीति। तो आपको बताना है इनमें चारों में से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती हैं? ऑप्शन दे रखे हैं आपको अपर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, ऑप्शन बी जनसहयोग की प्रचुरता, ऑप्शन सी अमौद्रिक क्षेत्र की विसमानता या ऑप्शन डी निर्यात उत्पादन में कमी। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय को किसने आकलन किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन दे रखे हैं आपको दादा भाई नौरोजी, RCV राव, VKRB राव या DR गॉडगिल। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24वां। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो आपको 4 पुस्तकें दे रखी हैं, बताना है इनमें से किस पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। पहली पुस्तक है नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, दूसरी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तीसरी है एक्सप्लोरेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया या चौथी है ब्रिटिश रूल एंड एक्ट कंसेक्टिव सेज। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिखा है, चलिए वो देख लेते हैं क्या कहा गया है। दादा भाई नौरोजी ने 1901 में छपी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से धन के निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन दे रखे हैं प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन दे रखा है बी द्वितीय क्षेत्र या ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र या ऑप्शन डी सभी का बराबर है। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है तृतीय क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 26वां। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? ऑप्शन दे रखे हैं प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 27वां। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? योजना आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28वां। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप। ऑप्शन दे रखा है सकल घरेलू उत्पाद GDP, फिर इसके बाद ऑप्शन दे रखा है आपको ऑप्शन बी दे रखा है शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको शुद्ध
राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी या प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है घरेलू सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29वां दे रखा है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्न में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। ऑप्शन आपको दे रखा है, सभी प्रकार के बचत का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार की आय का योग। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है सभी प्रकार के बचत का योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 30वां दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 30वां देख रखा है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ये है क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन दे रखे हैं, मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना, या किसी मकान के बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो राष्ट्रीय आय में कौन शामिल नहीं किया जाएगा, तो लॉटरी जीतना नहीं शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए लिख रखा है ना, ये देखो ये लिख रखा है कि लॉटरी जीतने को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है क्षेत्र की कुल जनसंख्या से, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कुल कार्यशील जनसंख्या से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको देश के क्षेत्रफल से, या चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको प्रयुक्त पूंजी के परिणाम से। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है देश की कुल जनसंख्या से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32वां दे रखा है आपको, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दे रखा है आपको, सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ऑप्शन तीसरा दे रखा है आपको, कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ऑप्शन सी, उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। या ऑप्शन डी, कौन सा आंसर सही है इसमें बताइए। इन चारों में से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33वां, हाँ क्वेश्चन नंबर 33वां है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय की अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, अपनी आय के बराबर के हिस्से की, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, या अपनी पूरी आय की। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासवान क्रम है। तो आपको एक क्रम दे रखा है, आपको देखना बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो ये आपको क्रम दे रखा है, सेवा उद्योग कृषि, सेवा कृषि उद्योग, उद्योग सेवा कृषि, या उद्योग कृषि सेवा। तो आपको बताना है इनमें से सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही क्रम है सेवा उद्योग कृषि। चलिए ये देखो दे रखा है ना, क्या दे रखा है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का सही ह्रासक्रम सेवा उद्योग व कृषि है। ये हम देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष है 2011-12, 2002-1, 2002-3 और 2006-7। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है सन 2011-12। चलिए क्वेश्चन नंबर 36वां, क्वेश्चन नंबर 36वां है, निम्नलिखित में से
कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सभी तीनों का बराबर? यह हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर है तृतीयक क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 37वां, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तु एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। ऑप्शन बी, यह एक अनुबंध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है। इसके बाद दे रखा आगे ऑप्शन दे रखा है, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो आपको बताना है इनमें से कथन जो दे रखे हैं ऑप्शन के हिसाब से, ये देखो ऑप्शन के हिसाब से दे रखे हैं, तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है केवल ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के मुख्य कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आय समान वितरण, ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, या ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट। तो आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, मूल ह्रास किसके बराबर होता है? ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है किसके बराबर होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पादन के, या सकल राष्ट्रीय उत्पादन व्यक्तिक आय के बराबर, या व्यक्तिक आय व्यक्तिगत आय के बराबर। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद निव्वल उत्पाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 40वां, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के मापन की विधि बताना है आपको। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं। तो इसमें कौन सी आंसर है बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की मापन की विधि नहीं है? इनमें से नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, मूल्य वर्धित विधि, आय विधि, निवेश विधि या व्यय विधि। बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निवेश विधि एक, आय मापन विधि नहीं है। चलिए देखो लिख रखा है, ये देखो ये है, ये तीनों विधियां हैं जो मूल वर्धित विधि, आय विधि या व्यय विधि राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां हैं, जबकि निवेश की विधि राष्ट्रीय आय मापन की विधि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41वां दे रखा है आपको, कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति, मैट्रिक्स पद्धति या आय पद्धति। तो आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा है। तो मैट्रिक्स पद्धति। चलिए क्वेश्चन नंबर 42वां, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर, पूंजी उपभोग कर, इमदाद या ब्याज। तो आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। तो अप्रत्यक्ष कर। चलिए थोड़ा सा दे रखा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है। हाँ, राष्ट्रीय आय लेखांकन में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाने पर शुद्ध एनएनपी आय नेट नेशनल इनकम एनआई प्राप्त होता है। शुद्ध राष्ट्रीय आय में घरों की, व्यवसायों की तथा सरकार की आय शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43वां देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ह्रास, ब्याज, उसके बाद कर या इमदाद। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ह्रास। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो लिखा है यहाँ, जीएनपी से एनपी निकालने के लिए ह्रास को घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44वां दे रखा है आपको, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास बराबर किसके बराबर होता है? प्रति व्यक्ति आय, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, व्यक्तिगत आय या सकल घरेलू उत्पाद। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर है निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए थोड़ा सा दे रखा है इसके बारे में, डिक्लेरेशन देख लेते हैं। हाँ, सकल
राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्य ह्रास निबल राष्ट्रीय उत्पाद। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से मूल्य ह्रास घिसाई व्यय को घटा दें तो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी प्राप्त होता है। इसको बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42वां, किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है। ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46वां, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, बताना इन चारों में से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, 47वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा हैं। श्रीलंका की, भारत की या भारत तथा इंडोनेशिया की। तो आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा है। तो उसका सही आंसर है भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 48वां, आय से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता। किराया को, आय को, मिश्रित आय को, पेंशन को या अविकसित आय को। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है वितरित आय को। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 जो कि अंतिम क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो देखते हैं राष्ट्रीय आय, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। हाँ, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित है। निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। दूसरा ऑप्शन है निर्यात मूल्य को घटाया जाना और आयात मूल्य को जोड़ा जाना। ऑप्शन सी है निर्यात और आयात दोनों मूल्यों को जोड़ा जाना। ऑप्शन डी है निर्यात और आयात दोनों मूल्यों को घटाया जाना। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या है, निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। ठीक है, थोड़ा सा डिक्लेरेशन दे रखा है, यहाँ देख लेते हैं। हाँ देखो, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन दादाभाई नौरोजी ने किया था। तो ठीक है, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे अर्थशास्त्र से, भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो उम्मीद करते हैं परीक्षा में ये आपकी सहायता करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।